हेलो एंड वेलकम टू हरना स्टडी बुक। आज हम करेंगे हिंदी एंड इंग्लिश एमसीक्यू सीरीज सेट नंबर 3। इसमें हरियाणा एसएससी सेट 2022 में पूछे गए 40 प्रश्न सम्मिलित होंगे। शुरू करते हैं हिंदी भाषा से। पहला क्वेश्चन है, सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। बताइए सम्राट का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भूधर है, महीपति है, केसरी है या मार्तंड है? बताइए। तो इसका सम्राट का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन बी, महीपति। ठीक है। जब भूधर किसका पर्यायवाची शब्द है? भूधर है पर्वत का। किसका? पर्वत का, पर्वत या पहाड़ का। ठीक है। अच्छा, केसरी ये सा है, केसरी वाला ये लिखा हुआ है केसरी। ठीक है। केसरी किसका पर्यायवाची शब्द है? ये है शेर का। किसका? शेर का। ठीक है। और मार्तंड किसको बोलते हैं? मार्तंड पर्यायवाची शब्द है सूर्य का, सूर्य या सूरज का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। पहला है ऊपर की ओर उछाला गया, उत्क्षिप्त कहलाता है। बिल्कुल ठीक है जी, कहलाता है। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय निग्रह कहलाता है। बिल्कुल जी, कहलाता है। सही है ये भी। अपनी इच्छा से काम करने वाला इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी कहलाता है। बिल्कुल ठीक है ये भी। पर्वत के पास की भूमि को ऊसर कहते हैं जी? नहीं, ऊसर नहीं कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका बोलते हैं। ठीक है। ऊसर किसको बोलते हैं? फिर ऊसर बोलते हैं बंजर भूमि को। किसको? बंजर भूमि को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बताइए इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? सांसारिक इसमें शुद्ध शब्द है। ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका राइट है। निरपेक्ष को कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे निरपेक्ष। ठीक। अध्ययन को कैसे लिखेंगे? अध्ययन। ठीक है। वास्तविक को वास्तविक। ठीक है। इसमें सा आधा आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भर्षक समस्त पद का उचित विग्रह क्या होगा? बताइए भर्षक का विग्रह क्या होगा? इसका विग्रह होगा ऑप्शन डी, पूरी शक्ति से। ठीक है। शक्ति के अनुसार ये किसका विग्रह है? ये है यथा शक्ति का। ठीक है। यथा शक्ति का। यथा शक्ति का विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार आएगा, और भर्षक का पूरी शक्ति से या पूरे प्रयास से। ठीक है। इसका ये विग्रह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्यय के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए। तो देखते हैं किसमें प्रत्यय एकदम सही है। ये है ऑप्शन बी में एकदम सही है। अन, रावण में भी अन प्रत्यय लगा हुआ है, मोहन में भी अन आ रहा है, श्रवण में भी अन आ रहा है। तो आपका ऑप्शन बी राइट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेरे माता पिता डैश में रहते हैं। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द के सर्वाधिक विलोम शब्द चुनिए। यानी कि नगर का उल्टा इसमें रिक्त स्थान में भरना है हमें। क्या होगा नगर का उल्टा? ऑप्शन सी, गांव। यानी कि मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए सलाह, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। अदालत, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। दुनिया, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। जो किस्सा है ये है आपका पुल्लिंग शब्द। कौन सा? पुल्लिंग। ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका यही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, संकल्प में कौन सी संधि है? बताइए कौन सी संधि है संकल्प में? गुण, दीर्घ, विसर्ग या व्यंजन? तो संकल्प का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सम प्लस कल्प। ठीक। तो ये क्या होगा? ये क्या है? व्यंजन है। तो क्या है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, सिपाही ने चोर को पकड़ा। उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, बताइए किस प्रकार का वाक्य है। ये है ऑप्शन सी, अप्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, सप्रत्यय और अप्रत्यय कर्ता कारक क्या होता है। जो अप्रत्यय कर्ता कारक होता है, अप्रत्यय कर्ता कारक होता है, या हम इसको अप्रत्यय कर्ता कारक को हम प्रधान कर्ता कारक भी बोलते हैं। ठीक है। ये होता क्या है, जिसमें कर्ता के साथ ने कारक का प्रयोग नहीं होता है, वो होता है अप्रत्यय कर्ता कारक, और प्रधान कर्ता कारक भी उसी को बोलते हैं। ठीक है। जिसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो गया, इसमें ने का प्रयोग हो गया, वो क्या हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि प्रत्यय सप्रत्यय कर्ता कारक और अप्रधान कर्ता कारक दोनों हो जाएगा। ठीक है। जिसमें ने का प्रयोग हो रहा है, यानी कि इसमें ने का प्रयोग हो रहा है, तो ये क्या होगा, अप्रधान कर्ता कारक या सप्रत्यय कर्ता कारक साधारण वाक्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बड़बड़ाना, खटखटाना, भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है, बताइए। देखिए, सभी में एक ही ध्वनि का लास्ट में अनुकरण हो रहा है, यानी कि बड़बड़ाना में भी आना आ रहा है, खटखटाना में भी आना, और भनभनाना में भी आना ध्वनि का अनुकरण हो रहा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, अनुकरण धातु उसमें प्रयोग की गई है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होगा, आप सबको पता होगा इसके बारे में, तो अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द को पहचाने। तत्सम मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं, कौन से, संस्कृत के शब्द हैं। ठीक है। और तद्भव क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, ये होते हैं हिंदी में बोले जाने वाले क्षेत्रीय शब्द। ठीक है, वाले क्षेत्रीय शब्द, मतलब क्षेत्र विशेष में जो शब्द बोले जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे हिंदी में आ जाते हैं, उसको तद्भव बोलते हैं। ठीक है। जैसे वक है, ये क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक है। संस्कृत में बगुले को वक बोलते हैं, जो बगुला है ये क्या हुआ, ये तद्भव। ठीक है। ये तद्भव है और वक तत्सम है। ठीक है। आग क्या है, आग भी तद्भव है, और आँख भी। आग को क्या बोलते हैं, तत्सम में, यानी कि संस्कृत में अग्नि। ठीक है। और आँख को क्या बोलते हैं, अक्षी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार और उससे संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है, यानी कि जो अलंकार उसके उदाहरण दिए हुए हैं इनमें वो सही है या नहीं, ये आपको देखना है। ठीक है। तो पहला है ए श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, मैंने आपको बताया था, उसमें एक शब्द के दो से ज़्यादा अर्थ होते हैं ना, एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, 2 3 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे सुबरन का अर्थ क्या है, सुबरन का अर्थ है चोर के लिए क्या होगा, सोना। ठीक है। और व्यभिचारी के लिए क्या हुआ, सुंदर नारी। सुबरन का अर्थ सुंदर नारी। ठीक है। और कवि के लिए सुबरन का अर्थ हो गया शब्द, मतलब सुंदर शब्द, अच्छे या सुंदर शब्द। ठीक है। जिनका प्रयोग है काव्य में करता है अपने। ठीक है। चलिए, तो सही है आपका। दूसरा देखते हैं, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, इसमें हम जो निर्जीव वस्तु है उसकी तुलना
सजीव वस्तु से करते हैं। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी शीट। भैया निर्जीव वस्तु कुछ चीज़ ओढ़ती है क्या? नहीं, लेकिन सजीव वस्तु तो ओढ़ती है। ये शाम के समय जो बादल हो रहे हैं उनकी ये व्याख्या की गई है अलंकार के रूप में, तो ये भी सही है, मानवीकरण अलंकार। ठीक है। तीसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमेय और उपमान एक हो जाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चरण कमल, चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है, बंदो हरि राई। ठीक है, ये रूपक अलंकार है। ठीक है, इसका मतलब है कमल रूपी चरण। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार हो गया। लेकिन ये इधर ये क्या बोल रहा है? नील परिधान बीच सुकुमार खेल रहा मृदुल अधुखुला अंग खिला हो ज्यों। देखो, जहाँ जो मानो शब्द या जानो शब्द आता है वो होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? ये होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर जो मानो इस तरह के शब्द आते हैं ना, जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग, तो ये रूपक अलंकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी गलत है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें ज्यों शब्द का प्रयोग हो रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार में जैसे मानो, ठीक है, जानो, ज्यों, मतलब इन सब आदि शब्दों का प्रयोग होता है उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे। ये है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? एक मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ। उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में एक किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। ठीक है, जैसे इसमें मन की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है। पीपर पात सरिच मन डोला। ठीक है, यानी कि पीपल के पत्तों की तरह मन डोला। ठीक है ना, तो इसमें उपमा अलंकार है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका गलत है, बाकी सभी सही थे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, उपमा अलंकार की एक पहचान है इसमें सरिस शब्द, शा शब्द, सा से, ठीक है, सम समान, सम समान आदि शब्दों का प्रयोग जिसमें होता है उसमें उपमा अलंकार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कीर्तिभान भूगोल विषय में अभी अज्ञान है। ठीक है, वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए। इसमें कौन सा उपसर्ग है? ए प्लस ज्ञान। ठीक है, तो इसमें ए उपसर्ग है। जो ए उपसर्ग होता है वो तत्सम उपसर्ग होता है। कौन सा? तत्सम। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए। इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, मेरी मित्र, इधर कोमा लगा हुआ, फिर ठीक एकदम सही है, जो एक लेखिका है। ये भी यहाँ पे कोमा लिखा, यानी कि इसके आगे बात कहना चाह रहा है, बात तोड़कर। ठीक है ना, आजकल एक पुस्तक लिख रही है, और लास्ट में ये विराम चिन्ह लगा हुआ है, एकदम सही है, ऑप्शन बी आपका एकदम राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम वही संस्कृत वाली बात, बताइए कौन सा है इसमें। ऑप्शन सी भ्राता। ठीक है, भ्राता को क्या बोलते हैं? भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है बताइए। इसका अर्थ है ऑप्शन बी, यानी कि बहुत अनुभवी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वह कौन सा सर्वनाम शब्द है जो आदर्शसूचक है और निजवाचक भी है। तो ये है ऑप्शन सी आप। ठीक है, ये आदर्शसूचक भी है और निजवाचक भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, वाक्य के प्रमुख घटक होते हैं। तो यानी कि वाक्य के दो प्रमुख घटक होते हैं, कौन कौन से? एक तो उद्देश्य होता है
दूसरा होता है विधेय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम स्कूल गया, ठीक। तो उसमें जो राम होगा, राम, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उद्देश्य, यानी कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए उसको बोलते हैं उद्देश्य, और जो बात कही जाए उसको बोलते हैं क्या, विधेय, ठीक है। यानी कि कोई भी वाक्य मुख्य रूप से उद्देश्य प्लस विधेय से बनकर बना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, आम्र वृक्ष समस्त पद का विग्रह कीजिए। इसका विग्रह करने पे आएगा आम का वृक्ष, आम्र का वृक्ष। अच्छा, आम्र वृक्ष में कौन सा समास है, इसके अंदर है तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास, ठीक है। क्यों है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसके अंदर का कारक लगा हुआ है, जिसमें भी कारक लगा हुआ समझ लो तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज शुरू हो गई है। हिंदी के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। यानी कि जो ये PQRS है, इनको क्रम में व्यवस्थित करना है ताकि एक मीनिंगफुल वाक्य बन सके, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाक्य की शुरुआत लेटस से होती है। लेटस रियलाइज, यानी कि आइए हम समझते हैं कि दी प्रिविलेज, उसके बाद आएगा टू वर्क इज़ अ गिफ्ट, यानी कि काम करने का विशेष अधिकार, यानी प्रिविलेज माने होता है विशेष अधिकार किसी भी चीज़ का ना, यानी कि हर किसी के पास काम करने का एक विशेष अधिकार होता है, ठीक है ना। कोई कुछ काम करने को जानता है, कोई किसी की चीज़ का विशेषज्ञ होता है, ठीक है ना। तो यह पूरा लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज़ ए गिफ्ट, यानी कि आइए हम समझते हैं कि काम करने का विशेष अधिकार एक उपहार है। फिर इसके बाद है द पावर टू वर्क इज़ ए ब्लेसिंग, यानी काम करने की शक्ति एक आशीर्वाद है। एंड और द लव ऑफ वर्क इज ए सक्सेस, यानी काम के प्रति प्यार एक सफलता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा आपका, क्यों आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा एस, एस के बाद आएगा पी, और फिर आएगा आर। इसका मतलब क्या हुआ, लेट अस रियलाइज दैट द प्रिविलेज टू वर्क इज़ अ गिफ्ट, द पावर टू वर्क इज़ अ ब्लेसिंग, एंड द लव ऑफ वर्क इज ए सक्सेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म। ये फ्रॉम नहीं है, फॉर्म है, ठीक है ना। फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस दिया हुआ आपको, ब्रिंग अ कप ऑफ टी। देखिए ये कौन सा सेंटेंस है, ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसको हम आदेशात्मक वाक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदेशात्मक, ठीक है। इनका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हम लेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेट का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर बी का प्रयोग होता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, लेट अ कप ऑफ कॉफ़ी बी ब्राउट, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, पिक आउट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर, यानी कि हमें जिस पार्ट में एरर है सेंटेंस के वो हमें चुनना है, ठीक है। आइए देखते हैं फिर। वन ऑफ द स्टेट इन विच, तो पहले पार्ट को हम देख लेते हैं। देखो, वन ऑफ द के बाद कोई नाउन आएगा, या ईच ऑफ द के बाद भी कोई नाउन आता है, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, प्लूरल में, ठीक है। ये भी प्लूरल में होगा और ये भी इधर भी प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है।
तो ये क्या स्टेट तो सिंगल में लिखा हुआ है, तो ये क्या आना चाहिए यहाँ पे स्टेट्स, वन ऑफ द स्टेट्स इन विच, यानी कि आना चाहिए स्टेट्स इधर है ना, वन ऑफ द स्टेट्स इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट वेयर ही स्पेंड हिज यूथ। यानी कि आपको मैन ये समझना है बस, ईच ऑफ द और वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ए आपका इनकरेक्ट है, यानी कि ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन 24, 25 एंड 26। यानी कि इन 3 क्वेश्चंस के लिए ये पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा। आप वीडियो को पॉज कर इस पैसेज को पहले पढ़ लें 1 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर दें, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। स्ट्रीट थिएटर इन इंडिया इज़ अ वेल एस्टेब्लिश एंशियंट आर्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि जो स्ट्रीट थिएटर मतलब होता है नुक्कड़ नाटक की जो कला है, वो एक प्राचीन कला है, भारत में बहुत अच्छी तरह से पहले से ही स्थापित है, ठीक है। डेस्पाइट द प्रोलिफरेशन ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन, स्ट्रीट थिएटर कंटिन्यूज टू फ्लोरिश इन इंडिया। यानी कि डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, यानी कि जो एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन और कम्युनिकेशन के जो आधुनिक साधन हैं उनके प्रसार, यानी प्रोलिफरेशन का मतलब होता है उनके प्रसार के बावजूद, डेस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, उनके प्रसार के बावजूद जो स्ट्रीट थिएटर है वो कंटिन्यूज टू फ्लोरिश इन इंडिया, यानी कि भारत में फलता फूलता चला आ रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसको। स्ट्रीट थिएटर एज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ फॉर सेंचुरीज बीन प्रोपागेटिंग रिफॉर्म्स। यानी कि जो ये नुक्कड़ नाटक है एक बातचीत का माध्यम के रूप में शताब्दियों से अपना सुधार का प्रचार प्रसार करता हुआ आ रहा है। प्रोपागेटिंग माने प्रसार करता हुआ आ रहा है, रिफॉर्म माने सुधार का, ठीक है। बाई हाईलाइटिंग सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इश्यूज़, यानी कि जो सामाजिक हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करके, यानी कि उजागर कर, ठीक है ना, जो समाज के अंदर प्रेजेंट है। अनलाइक इन द ओल्डन डेज इट्स परफॉर्मेंस इज़ नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी। यानी कि जैसे पुराने दिनों में होता था कि ये जो कला थी नुक्कड़ नाटकों की, स्ट्रीट थिएटर की, वो गांवों तक ही सीमित थी पहले, है ना, लेकिन अभी गांवों तक और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी तक सीमित थी, है ना। अभी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अनलाइक का मतलब है अभी ऐसा नहीं है, ऐसा पुराने दिनों में होता था बस, ठीक है। दे क्रिएट और रेज अवेयरनेस ओवर अ पर्टिकुलर इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। यानी कि जो पब्लिक के हित में जो मुद्दे हैं उन्हें ये उठाती है स्ट्रीट थिएटर, यानी नुक्कड़ नाटकों के जरिए जो पब्लिक के इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उनके बारे में ये परफॉर्मेंस करती है स्ट्रीट थिएटर या नुक्कड़ नाटक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 24, इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर डैश विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज़ ऑफ द सिटी। देखो हमने भी पढ़ा था कि ओल्डन डेज के अंदर ये कहाँ तक सीमित थी, गांवों में, और जो स्मॉल शहरों की जो स्मॉल लोकेलिटीज़ है यानी कि छोटे छोटी जगह हैं वहाँ तक सीमित थी स्ट्रीट थिएटर यानी कि नुक्कड़ नाटक, है ना। तो ऑप्शन बी आएगा आपका राइट, ठीक है ना। वाज इन ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर वाज रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25 है, मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन डैश स्ट्रीट थिएटर। यानी कि जो आधुनिक साधन है एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन और कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत के, वो स्ट्रीट थिएटर यानी कि नुक्कड़ नाटकों को कोई इफेक्ट प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है।
या अभी भी भारत में फल फूल रही है, ठीक है ना। इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो इंटरटेनमेंट के आधुनिक संसाधन आ गए हैं कम्युनिकेशन के, मोबाइल फ़ोन वगैरह, इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, यानी कि डज़ नॉट अफेक्ट। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डैश विद इश्यूज ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो इसका तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा, डील्स, ऑप्शन डी सही होगा, है ना। यानी कि स्ट्रीट थिएटर यूजुअली डील्स विद द इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, यानी कि जो जनता के हितों के बारे में जो मुद्दे होते हैं, स्ट्रीट थिएटर उन्हीं से संबंधित होता है, उन्हीं के बारे में परफॉर्मेंस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं और जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें देखते हैं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट द सीड्स दैट आर प्लांटिंग। देखिए इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी। जैसे कि डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स, इसके आगे आएगा दैट यू प्लांट। देखिए यहाँ पे यू रीप आ रहा है, तो इधर इसकी जगह पे क्या आएगा, दैट यू प्लांट, क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट, ठीक है। इसका मतलब है जो खेती तुम्हारे द्वारा काटी गई उससे प्रतिदिन का मूल्यांकन न करे, जब बल्कि जो बीज तुम्हारे द्वारा बोए जाते हैं उससे मूल्यांकन करे। इसका मतलब ये है, ठीक है, एक मुहावरा है, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। द बॉय डैश रेड हेयर इज माई ब्रदर। तो क्या है इसमें राइट आंसर, द बॉय विद रेड हेयर इज माई ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव अमंग द फोर। यानी कि जो आपका अंडरलाइन वर्ड है इसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढना है। तो इसका पहले में मीनिंग पता होना चाहिए क्या होता है। अनफेज मान होता है अविचलित, विचलित या बेफिक्र, बेफिक्र। अच्छा इसका मतलब क्या है, डेस्पाइट लॉसिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश सुरेश रिमेन अनफेज। यानी कि स्टॉक मार्केट क्रैश के अंदर बहुत सारा पैसा खोने के बावजूद, देखिए आपको एक और बात बता दूँ, जो डेस्पाइट होता है, डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। केवल इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होगा और दोनों का अर्थ एक ही होता है। इसके साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, लेकिन अर्थ इन दोनों का एक ही होता है। क्या होता है, के बावजूद, क्या होता है, के बावजूद, ठीक है। चलिए मैं क्या बता रहा था आपको, मैं बता रहा था हाँ, तो डेस्पाइट लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द स्टॉक मार्केट क्रैश सुरेश रिमेन अनफेज। यानी कि स्टॉक मार्केट क्रैश के अंदर बहुत सारा पैसा खोने के बावजूद सुरेश अविचलित या बेफिक्र रहा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा सिनोनिम एक तरीके से हो जाएगा अनफेज्ड। ऑप्शन बी, अनफेज्ड माने भी बेफिक्र ही होता है। क्या होता है, बेफिक्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि डायरेक्ट स्पीच दी हुई है, उसको इनडायरेक्ट में बदलना है। स्पीच है, शी सैड टू हर फादर विल यू गिव मी स्वीट्स। यानी कि उसने अपने पिताजी से कहा कि क्या आप मुझे कुछ मिठाइयाँ देंगे। इसका क्या हुआ इनडायरेक्ट, इसका होगा भाई क्वेश्चन मार्क के याद रख लीजिएगा, तो उसके लिए आस्क्ड का प्रयोग होगा, आस्क्ड।
शी आस्क्ड हर फादर, ठीक है। सेड टू क्या बदल गया, आस्क्ड में बदल गया, क्या आस्क्ड में, ठीक है। हर फादर इफ़ आएगा इसकी जगह पे, ठीक है। ये जो कॉमा हटा यहाँ से, इफ़ ही वुड, अच्छा विल का क्या हो गया, वुड में चेंज हो गया ना, और यू की जगह ही आ गया, गिव और मी की जगह हर आएगा, स्वीट्स, यानी कि शी आस्क्ड हर फादर इफ़ ही वुड गिव हर स्वीट्स। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो उसमें करेक्ट स्पेलिंग किस वर्ड की है बताइए। ये है ऑप्शन सी, फैमिलियर। फैमिलियर माने आपको पता होगा क्या होता है, परिचित, क्या होता है, परिचित किसी भी चीज़ से, ठीक है। और यूजुअली ये गलत लिखा हुआ है, इसमें क्या आएगा, ये आएगा यूजुअली, डबल एल आएगा ना, यूजुअली, ठीक है ना। यूजुअली क्या होता है, आम तौर पर, है ना, क्या बोलते हैं, आम तौर पर या अक्सर, है ना, आम तौर पर। अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, ये इसका राइट होगा न्यूसेंस, NUISANCE, इसका मतलब होता है न्यूसेंस, का मतलब होता है बाधा, क्या होता है, बाधा, ठीक है। और प्रीविलेज का तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या था इसकी स्पेलिंग, PRIVILEGE। प्रीविलेज मन होता है विशेष अधिकार, क्या होता है, विशेषाधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि डेंजरस है, इसका एंटोनिम हमें ढूंढना है, ठीक है ना, इसका विलोम शब्द हमें ढूंढना है। तो डेंजरस माने तो क्या होता है, खतरनाक, यानी कि अ लिटिल लर्निंग इज ए डेंजरस थिंग, बोलते हैं ना कि अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, कोई मतलब है इसका, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इनोक्यूअस का मतलब होता है अहानिकर, जिससे कोई हानि ना हो, ऐसी चीज़ है ना, अहानिकर, इसका उल्टा हो जाएगा ये तो ना, ठीक है। स्मूथ माने क्या होता है, चिकना, डेविलिश माने को शैतानी, प्लेन माने मैदान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यानी कि जो ये लॉन्ग्ड है, ये इसका सिनोनिम हमें ढूंढना है, यानी कि समानार्थी शब्द। इसका मतलब क्या होता है, चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव। लॉन्ग्ड का मतलब होता है इंतज़ार करना, क्या होता है, इंतज़ार या तरसना या किसी की लालसा करना, ठीक है ना, लालसा। यानी कि द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव, यानी कि इसका मतलब है बच्चा माँ के प्रेम के लिए तरस रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका क्रेव, इसका सिनोनिम होगा बी, क्रेव माने भी क्या होता है, ये इसका मतलब होता है तरसना या किसी चीज़ की लालसा करना, ठीक है, लालसा करना। तो क्या हो गया, लोन का सिनोनिम क्या हो गया, लोन का सिनोनिम होगा क्रेव्ड, ठीक है। शाउटेड माने तो चिल्लाना होता है, रिफ्यूज़ माने इनकार करना होता है, फेल माने गिरना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी कि जिस वर्ड के स्पेलिंग ठीक लिखे हुए हैं वो बताइए। तो ये है ऑप्शन सी, इंस्टीट्यूशनलाइज। इंस्टीट्यूशनलाइज का मतलब क्या होता है, संस्थागत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी जो सही लिखा हुआ है स्पेलिंग, जिस वर्ड की, वो छांटनी है। इसमें सजेशन की स्पेलिंग कौन सी सही है बताइए। ये है ऑप्शन सी, सजेशन, SUGGESTION, सजेशन, ठीक है, सजेशन माने सलाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव
टू इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि जो अंडरलाइन पार्ट है ये सेंटेंस का, इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं, ये इसमें बतानी है, और है तो कौन सी है। इन दिस जेट एज एवरी वन इज इंटरेस्टेड इन हैविंग एन ईजी लाइफ, यानी कि इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सबको एक ईजी या सरल ज़िंदगी की इच्छा होती है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो उसमें क्या आएगा, इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन एकदम ठीक है। हैविंग ईजी से पहले एन आर्टिकल ये भी ठीक है। तो इसमें मुझे लग रहा है कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि हैड इसमें आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में तो ये नहीं आ सकता। फोर हैव एक साथ नहीं आ सकते, ये भी नहीं हो सकता। टू हैविंग, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, ये याद रख लीजिएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो नो इम्प्रूवमेंट ही होगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। ही बोस्टेड डैश हिज रिचेस, याद रखना बोस्टेड के साथ हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, कौन सी, ऑफ, यानी कि ही बोस्टेड ऑफ हिज रिचेस, ये वह अपनी अमीरी के डींगे हाँकता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है डायरेक्ट की। डायरेक्ट स्पीच कौन सी है, ही सैड टू हर यू कैन नॉट सी द चेयरमैन। सैड टू क्या चेंज हो जाएगा, तो सैड टू हो जाएगा टोल्ड में चेंज, ठीक है। ही टोल्ड हर, अरे ये क्वेश्चन, ये जो कोमा ये अटके दैट लग जाएगा। यू कैन नॉट सी द चेयरमैन, हर है तो हर के लिए यू बदल जाएगा शी में, और कैन का हो जाएगा कुड, कैन नॉट का कुड नॉट, सी द चेयरमैन। याद रखना जो मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये सी ही रहेगा, ठीक है ना, सी द चेयरमैन। ही टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट सी द चेयरमैन, इसका ऑप्शन डी इनडायरेक्ट स्पीच होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि इसका एंटोनिम आपको छांटना है, ठीक है। अबाउंड्स मतलब क्या होता है, अबाउंड्स का मतलब होता है, अबाउंड्स का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, या फिर इसको लिख दें भरा पूरा होना, किसी भी चीज़ में भरा पूरा होना अबाउंड्स कहलाता है, ABOUNDS, ठीक है। तो इसका मतलब हिस्ट्री अबाउंड्स इन इंस्टेंसेस ऑफ करेज, यानी कि जो हिस्ट्री है, यानी कि इतिहास है, वो साहस के उदाहरणों से, इंस्टेंस माने क्या होता है, उदाहरण से भरी पड़ी है, ठीक है। इसका हमें एंटोनिम यानी कि विलोम देखना है, अपोजिट, तो ये होगा लैक्स। लैक्स का मतलब होता है कमी, ठीक है। परचूर का उल्टा क्या हो जाएगा, कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, पिक आउट द सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज। यहाँ पर रेस्ट का मतलब है विश्राम, रेस्ट का मतलब तो विश्राम ही होता है, ठीक है। और विश्राम का सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द होगा गिव अप, गिव अप, गिव अप माने होता है छोड़ना। इसका मतलब है इस सेंटेंस का, आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ टू द लीज, यानी कि मैं यात्रा करने से विश्राम नहीं ले सकता, मैं ज़िंदगी को तलछट तक पूरी पीना चाहता हूँ, यानी कि ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है, एक मुहावरा है, ठीक है। तो गिव अप इसका सिनोनिम होगा किसका, रेस्ट का, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।